नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है खास राजस्थान में। एडवोकेट गोवर्धन सिंह और आरटीआई एक्टिविस्ट गोवर्धन सिंह के केस के मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है उन जानते हैं उनके एडवोकेट सहीराम जी। सहीराम जी, एक बार बार मामला आ रहा है मीडिया में कि 23 करोड़ रुपए लगभग पुलिस कह रही है कि उनके खातों में पाए गए। सत्यता क्या है? देखिए 2010 में अखबारों में एक कटिंग आई थी, बंदा निकला 23 करोड़ का। हकीकत यह है कि इनका टेलीकॉम का काम था, रिकवरी कार, बिल रिकवरी का, इस तरह का काम था। और वो जो पैसा था बिलिंग का, वो सारा का सारा ये कस्टमर से प्राप्त करते थे, अपने कंपनी के अकाउंट में डालते थे और बैंक को देते थे। पुलिस ने उस समय इनको हैरास करने के लिए वो जो टोटल ट्रांजैक्शन था 23-24 करोड़ रुपए का, उसको ये बताया कि इसके खाते में, विभिन्न खातों में 23 करोड़ रुपए पाए गए। उस समय भी 2010 में पुलिस ने ये नहीं बताया कि इस समय इनके खाते में बैलेंस कितना है। कंप्लीट ट्रांजैक्शन था, उसको शो किया, जबकि वो एकदम झूठी बात थी। वर्तमान में श्रीमान अजय पाल लांबा जी फिर से वही बात दोहरा रहे हैं कि इसके विभिन्न खाते सीज किए गए, जिसमें 23 करोड़ रुपए दर्ज जमा है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं और चैलेंज के साथ कह रहा हूं, यदि आप गोवर्धन सिंह के अकाउंट में 23 करोड़ रुपए नहीं, 23 लाख रुपए भी बता देवें, तो मैं या तो वकालत छोड़ दूंगा या जयपाल लांबा जी नौकरी छोड़ देवे। आप इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हो, किन तथ्यों के आधार पर? मैं उस आदमी के साथ में लगातार रहता हूं, मुझे उसकी सत्यता का पता है, और इसीलिए मैं एकदम ये खुला चैलेंज दे रहा हूं कि उसके खाते में आप 23 करोड़ रुपए शो कर दो। मैं आज वकालत छोड़ दूंगा, अपना गाउन यहीं पे उतार दूंगा, या फिर आप अपनी वर्दी उतार देवें। मुलाकात जब आप मिलने जाते हो किस प्रकार होती है और कब कब होती है? पहले तो हमें 2 दिन मुलाकात करने ही नहीं दी गई। क्यों? ऊपर से आदेश है, आपको नहीं करने देंगे। फिर हमने कोर्ट से आदेश लिया। कोर्ट से आदेश के बाद में हालत ये है कि हम जब मिलने जाते हैं तो एक पुलिस वाला यहाँ कैमरा ऑन करता है और एक यहाँ कैमरा ऑन करता है, और हम जो बात कर रहे हैं दो उसको कैमरे लगे हुए दो हैं। दो कैमरे लगा के उसको रिकॉर्ड कर रहा क्या है। ये कोई नियम है सुप्रीम कोर्ट का, हाई ऐसा कोर्ट का, कोई भी माननीय नियम न्यायालय नहीं है। का? सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है कि क्लाइंट और वकील क्या बात कर रहा है, आप किसी से भी पूछ नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछ सकता कि आपके क्लाइंट और वकील के बीच में क्या बातचीत हुई, तो फिर पुलिस कैसे वीडियो बना सकती है? ये तो बहुत बड़ा मामला है। और जो उनकी केस डायरी वो भी लेके चले गए। केस डायरी हमारी लेके गए थे यहाँ से, और सरकार इतनी गिर चुकी है कि हमारी वकालत को छीन छीन करना चाहती है। मेरी केस डायरी जिसमें मेरे रेगुलर केसेस लिखे हुए हैं, मुझे अब ये नहीं पता कि मेरा कल को कौन सा केस लगा हुआ है। मुझे साथ के जो वकील है वही कहते हैं, क्लाइंट फ़ोन करता है आज हमारा केस आना है कि नहीं आना है, या हमारे केस में क्या फैक्ट है, तब जाके पता चलता है कि उनका केस लगा हुआ है, और उसमें फिर हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है। पुलिस के द्वारा कस्टडी इतनी लंबी क्यों की जा रही है? क्या कुछ मामला आ रहा है उसमें? देखिए प्रकरण तो छोटा सा था, परंतु पुलिस उनको तोड़ना चाहती है एकदम। उनकी जो ईमानदारी है, सच्चाई है, भ्रष्टता के प्रति ये लगे हुए हैं, उन सबको पुलिस सरकार के निर्देश से उनको ख़त्म करना चाहती है। अब आप देखिए कि कस्टडी लंबी ले रहे हैं, कस्टडी में अलग फैक्ट बताते हैं, परंतु जांच क्या की जा रही है? जी। किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जा रही है। उनसे 4-5 चीज़ें पूछी जाती है, उनको दबाव में दिया जाता है। एक तो जो लोअर कोर्ट ने 156(3) में आदेश किया है, हमारे जादूगर गणनायक जननायक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री साहब के विरुद्ध जो 156(3) में आदेश किया है, वो ये दबाव देते हैं कि इस केस को वापस उठवा लो। दूसरा, तुम्हारे किन-किन अधिकारियों से, किन-किन बड़े लोगों से संपर्क है। तीसरा, तुम्हारे खास दोस्त कौन-कौन है। चौथा, आप एक फैक्ट सुनिए, विष्णुदत्त सीआई के बारे में आपने सीबीआई को क्या फैक्ट दिए हैं, क्या एविडेंस दिए हैं, उसमें सीबीआई ने क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके बारे में बताइए। और एक फैक्ट और, उनसे कुछ सादे दस्तावेजों पे साइन करवाए, लगभग 40 दस्तावेजों पे उनसे हस्ताक्षर करवा लिए गए हैं। सादे कागजों पर हस्ताक्षर, एकदम ये बड़ा सादे, आरोप लगा रहे हैं आप। एकदम मैं मीडिया के सामने आरोप लगा रहा हूँ, 40 दस्तावेजों पे हस्ताक्षर करवाए गए हैं, जिनका एकदम ये सत्यता है कि उसका दुरुपयोग किया जाएगा, एकदम संभवतः दुरुपयोग किया जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि गोवर्धन सिंह जी तो कोर्ट की ऑर्डर शीट में भी जब अधिकारी साइन करने के लिए कहते हैं, तो पहले कहते हैं कि पहले आप ऑर्डर शीट लिखिए, उसके बाद में ही हम हस्ताक्षर करेंगे। उसके बावजूद ऐसे आदमी से उन्होंने सादे दस्तावेजों पे हस्ताक्षर करवाए हैं। कोर्ट लेके जा रहे हैं तब भी वीडियो बार बार आ रहा है कि पुलिस एक ही बात कह रही है, जो गोवर्धन सिंह का आरोप लगाना है उन पर, कि वो मुकदमा आप वापस ले लो। क्या कुछ मामला है? वो वास्तविकता में वो मुकदमा था क्या? देखिए रिंगस में एक एफआईआर दर्ज हुई थी 237/17। जी। उस एफआईआर में
आप हैरानी की बात होगी, प्रथम अनुसंधान अधिकारी ने ये माना कि पुलिसकर्मियों और अपराधियों की आपसी मिलीभगत से रात को 1:30 बजे डकैती और रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। दूसरे अनुसंधान अधिकारी ने माना कि इसमें जुर्म प्रमाणित था, रेप की घटना हुई, डकैती की घटना हुई। तीसरे अनुसंधान अधिकारी ने ये जुर्म प्रमाणित माना। उसके बाद उसी अनुसंधान अधिकारी ने भूपेंद्र यादव, जो हमारे पूर्व डीजीपी है, महादेव सिंह खंडेला, जो श्री माधोपुर के विधायक है, एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह सागर, संजय श्रोत्रिय और श्रीमान अशोक गहलोत ने मिली भगत करते हुए जब सरकार होटलों में गई थी और गिरने की कगार पे थी, तब उसमें एफआईआर लगवा दी। इस पे कोर्ट ने ये माना कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, जिस पे कोर्ट ने 156(3) में इन सब के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान करने के आदेश दिए। आपके साथी अधिवक्ताओं के घरों पे ताले जड़ दिए गए आज। रात को 2-2 बजे तक पुलिस आती थी। आज हमारे साथी अधिवक्ता परमेश्वर पिलानिया घर पे ताले लगा दिए गए। हम जब पुलिस वाले से पूछते हैं तो वो हमारा फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे। जो फ़ोन रिसीव कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं हमको इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, जब तुमको इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है तो तुम वहाँ थाने में क्या कर रहे हो और उनको घेर के किससे लिए खड़े हो, ये तो बताइए। हैरानी की बात ये है कि परमेश्वर पिलानिया जो हमारे साथी है, उनके खेत पे जा रहे हैं, उनके गाँव में जा रहे हैं, उनके ननिहाल में जा रहे हैं, उनके रिश्तेदारों पे जा रहे हैं, ससुराल में जा रहे हैं और वहाँ पे छापे मारे कि परमेश्वर पिलानिया कहाँ है। इतना बड़ा कोई गैंगस्टर है या फिर आतंकवादी है जो आप इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? जबकि इस एफआईआर में तो उनका कोई नाम भी नहीं है। जब ये अपराध घटित हुआ, वो अपने खेत में बैठे थे, गाँव में बैठे थे। एकदम सिंपल घर से बिलॉन्ग करते हैं वो। हथियार का लाइसेंस भी रद्द किया गया है। मैं साथ ही आपको बता दूं कि आज से लगभग 2 साल पहले हथियार का लाइसेंस इनको मिला था। हथियार का लाइसेंस मिलने के लिए जिले में जिला कलेक्टर और कमिश्नरेट में कमिश्नर करता है। इनको अब बीकानेर में जिला कलेक्टर के आदेश से वो मिला। पुलिस की बड़ी जांच होती है, किस आधारों पर दिया जाए नहीं दिया। अगर एक तरफ पुलिस जब ये कहती है कि 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है, तो फिर उनको लाइसेंस दिया ही क्यों गया है? क्या पुलिस की इसमें फेलियर है और अब किन आधार पर निरस्त किया गया है? देखिए, हथियार लाइसेंस किस आधार पे दिया था? पिटीशन संख्या 400/10 जो जोधपुर में लगी थी, उसमें कोर्ट ने 2018 में कंप्लीट पिटीशन के बाद ऑर्डर किया कि गोवर्धन सिंह को जान माल की सुरक्षा के लिए आप गार्ड दीजिए और उसी के आधार पे वापस कोर्ट ने उसी आदेश के आधार पे हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको हथियार लाइसेंस दिया जाए, जिस पे सरकार द्वारा संपूर्ण जांच के पश्चात हथियार लाइसेंस दिया गया। अब यह हथियार लाइसेंस कैंसिल करवाने का कारण क्या है? पुलिस ने कस्टडी में इनसे पूछा तो पुलिस को पता चला कि गोवर्धन सिंह के पास पिस्तौल है। जी। उसके बाद में वहां पे जो रेप की घटना हुई थी 237/17, उसका भाई ये मुकदमा दर्ज करवाता है कि मैं 25 तारीख को यहाँ कोर्ट में एक सुनवाई में आया था। उसी 237/17 जो अशोक गहलोत साहब के विरुद्ध एफआईआर के आदेश हुए हैं दर्ज करने के, उसी की रिवीजन में जहाँ सरकार गई है, उस सुनवाई में जहाँ से किसी प्रकार का लेना देना उस परिवादी का नहीं था, उसने कोर्ट के समक्ष, पुलिस थाना सदर के समक्ष 29 तारीख को रात्रि 2:20 पे, सुनिए आप, 29 तारीख को रात्रि 2:20 पे जब पुलिस को पता चल गया कि इसके पास में पिस्तौल है, उस आधार पे एक मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा क्या दर्ज करवाया कि मैं 12:30 बजे कोर्ट में आया था, एडीजे 4 में सुनवाई में 4 नंबर गेट से निकला था, पीछे गली में गाड़ी के पास गया तो गोवर्धन सिंह और उसके साथियों ने मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज की और पिस्तौल दिखाते हुए मुझसे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। हैरानी की बात यह है कि ये जो सुनवाई चल रही है लगातार चलती है 12 बजे से 1, सवा 1, 1:30 बजे तक, और वो 12:30 बजे का वहाँ पे आरोप लगा रहा है कि मेरे साथ मारपीट की। और हम कभी भी 4 नंबर गेट से गए नहीं, हमारा जाना होता 3 नंबर गेट की तरफ से, 2 नंबर गेट की तरफ से, 4 नंबर गेट से आने जाने के सवाल ही नहीं है। इसके बावजूद वहाँ काफ़ी कैमरे लगे हैं, पुलिस ने आज तक वहाँ के कैमरे जब्त नहीं किए और गोवर्धन सिंह उस मुकदमे में, जाहिर है इसमें जमानत होगी तो उसमें उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये पूर्ण अंदेशा है। इतना लंबा पीसी का कारण क्या है और माननीय न्यायालय में ये क्या बताते हैं पीसी को लेकर? ये न्यायालय के समक्ष बताते हैं कि साहब इनके पास एक मोबाइल, जब इनके पास जो मोबाइल है जो सोशल मीडिया में यूज की गई थी पोस्टें महिला के विरुद्ध, वो मोबाइल हमको जब्त करना है। जबकि वो मोबाइल पुलिस वाले जब उनको कोर्ट के सामने से गिरफ्तार किया गया था तब उनसे ले चुके थे। ले चुकी पुलिस? ले चुकी है पुलिस। वो उस रिकॉर्डिंग में आपको पुलिस के हाथ में मोबाइल दिख जाएगा जी। और उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि मोबाइल हमको जब्त करना है, जबकि मोबाइल उन्हीं के पास है। इनके पास 2 मोबाइल थे, एक उन्होंने जब्त कर लिया, एक उनके ऑफिस से लिया गया है, वो जब्त हो चुका है।
इसके अलावा ये बार बार देखिए 354 का SC ST का मामला है, फिर भी क्या कहते हैं कि इनके बीकानेर के दोस्तों से पूछताछ करनी है। क्या पूछताछ क्यों? करनी है भाई, समझ नहीं आ रहा क्या पूछताछ करनी है। सरकार का दबाव है, बीकानेर जोधपुर में इनके जो ऑफिस है वहाँ पे छापे मारने हैं। जोधपुर में बीकानेर में ऑफिस है? ये कोई ईडी का मामला है या कुछ और है, हमारा कोई ऑफिस नहीं है जोधपुर और बीकानेर में, उसके बावजूद कि वहाँ पे छापे मारने हैं, वहाँ का सर्च वारंट लेना है। इस गोवर्धन तरह सिंह की के पास में कितनी संपत्ति है? जयपुर में कोई मकान है? देखिए, गोवर्धन सिंह जी के पास जयपुर में कोई संपत्ति नहीं है। गोवर्धन सिंह जी स्वयं किराए के मकान में रहते हैं, हम भी किराए के किराए के मकान मकान में रहते हैं, किराए के पुलिस कह रही है कि इतनी बड़ी संपत्ति है उनके पास में। एकदम झूठे तथ्य है। मैंने आपको कहा ना कि मैं चैलेंज दे रहा हूँ, उनके पास कोई संपत्ति बता दो आप। हम यहाँ पे किराए के मकान में रहते हैं, हमारे ऑफिस भी किराए का है, हमारे पास किसी भी तरह की संपत्ति नहीं है। जबकि यहाँ आने के बाद हम एक यहाँ अच्छे उद्देश्य से आए थे, उसके बाद हम आज तक यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी नहीं बना पाए हैं। और इस तरह से अगर सरकार ने चाहा तो हमारी वकालत को जो तबाह करने की सोच रहे, इस तरह से प्रॉपर्टी बनाना का नहीं, बल्कि किराए के मकान में रहना भी असंभव सा है। पुलिस ने किस मुकदमे में गिरफ्तार किया था कोर्ट के बाहर से? पुलिस ने गिरफ्तार किया था 103/20 जो ACP संध्या यादव सदर ने दर्ज करवाया था SC ST एक्ट के तहत, और छेड़छाड़ का जो मुकदमा दर्ज करवाया था उसमें गिरफ्तार किया गया था। कब का ये मामला? कोरोना काल का? ये कोरोना काल का मामला है, 2020 का। कोरोना काल में पुलिस के आला अधिकारी और उनके साथ दुनिया भर के पुलिस कांस्टेबल्स और अधिकारी भी रहते हैं, उनके सामने इस प्रकार की घटना हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती है जी। बल्कि ये मुकदमा जो था, ये घटना संध्या यादव 30 तारीख की बता रही है और FIR दर्ज करवाती है 3 तारीख की। FIR में देरी का कारण बताती है कि मैंने अपने सीनियर अधिकारी श्रीमान कविंद्र सिंह सागर को बताया, तो उन्होंने बोला कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब मुकदमा दर्ज करवाएंगे। तो क्या 3 अप्रैल को सामान्य हो गई थी स्थिति? लॉकडाउन तो 2 महीने तक लगातार रहा था, बिल्कुल सामान्य नहीं हुई। उनके तथ्य देखिए आप, इस तरह की FIR दर्ज करेगी, एक आम आदमी हंसेगा। सत्ता का नशा कैसा होता है साथियों? सत्ता प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। एक तरफ जहां उदयपुर में चिंतन शिविर हो रहा है, वहीं पर आम व्यक्तियों के चिंतन की कोई सोचने को कोशिश ही नहीं कर रहा है। और जो काम कर रहे हैं एक्टिविस्ट के रूप में, चाहे वो एक्टिविस्ट के रूप में हो, आम व्यक्ति को न्याय दिलाने के मामले हो, और कल और परसों का मामला आपने पूरा कोर्ट में देखा ही है कि 2 ऐसी महिलाएं भी आई थी उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए कि उनको न्याय कब मिलेगा, क्योंकि गोवर्धन सिंह ने 1 रुपए भी उनसे लिया नहीं और उनको न्याय दिलवाया था। बड़ा दुर्भाग्य है कि आम व्यक्ति को न्याय किस प्रकार से मिलेगा। पुलिस के आला अधिकारी भी कहीं न कहीं अपने और जो उच्च अधिकारी है उनको बचाने के लिए जो राजनीतिक रंजिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकारें साथियों कभी स्थिर नहीं होती। 5 साल उनकी, 5 साल उनकी। लेकिन वो जब सरकारें नहीं रहेगी तब इन पुलिस अधिकारियों को भी समस्याएँ आने वाले समय में आ सकती है, क्योंकि अगर ये राजनीतिक रंजिश के तहत कार्य करते हैं तो गोवर्धन सिंह केस से जुड़े हुए पल-पल की खबर के लिए देखते रहिए खास राजस्थान।